पिछले 3 या 4 दिन से जब से वो रेसिस्ट और महान जनसंहार करने वाले विकट जनसंहार करने वाले उस देश की वो महारानी का देहांत हुआ है, सब जानते हैं कि वो देश कितना धूर्त रहा है, कितना महान उसने नरसंहार किया, इसकी कोई गिनती ही नहीं है। सीधे तौर पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली की अगर बात करूँ मैं तो उनकी कॉलोनी कहीं से हटने के बाद भी 10 साल बाद 20 साल बाद किसी डिक्टेटर के खिलाफ घेरा युद्ध हुआ, कहीं कोई बंटवारा हुआ, जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा, तो आप उसे क्या कहेंगे? उसकी गलती किसकी रही? तो है नहीं कि वो आज़ादी करके चले गए, उसके बाद समस्या पैदा हो रही है, उसमें उनकी गलती नहीं है। तो अगर उनको जोड़ लो तो कोई गिनती भी नहीं कर सकता कि उन्होंने कितनों की हत्या के वो सीधे या परोक्ष रूप से कारण रहे। मैं इंस्टाग्राम और लिंक्डइन देख रहा हूँ, ठीक है, आप बहुत महान हैं, आप दिवंगत आत्मा क्योंकि वो मर गया तो उसके बारे में कुछ ऐसा ना कहकर उसकी शांति की दुआ कर रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग जो वहाँ पे ऐसे विषय को उठा रहे हैं, जैसे कोहिनूर हो गया या उसके द्वारा किए गए जुल्म हो गए, या जब उसने जलियांवाला बाग की माफ़ी मांगी लेकिन उसके पति ने उस माफ़ी मांगने का विद्रोह किया, इस प्रकार के अनेक जो उसने अफ्रीका से लेके साउथ ईस्ट एशियन नेशन से लेके भारतवर्ष की भूमि से साउथ एशिया में जो भी अत्याचार हुए, लैटिन अमेरिका में, अमेरिका में भी कोई कम अत्याचार नहीं किए थे, ठीक है। अमेरिका वॉज नेवर अ कंट्री ऑफ वाइट्स, ठीक है, और आज वहाँ सबसे ज़्यादा वाइट्स है। तो सीधी सी बातों ने पूरी डेमोग्राफी, पूरी अमेरिका का पूरा एग्जिस्टेंस ही उन्हें चेंज कर दिया। तो इंडिया इस मामले में लकी रहा कि इंडिया के अंदर आज भी इंडियन कल्चर, सनातन धर्म और इंडियन हिस्ट्री बची हुई है। तो ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि आप इस तरह के मुद्दे क्यों उठा रहे हैं किसी के मरने पर। वो जो मरी है उसने या उसके द्वारा पाले गए लोगों ने दुनिया में करोड़ों लोगों को मारा है। ये मैं कोई एग्जेजरेट नहीं कर रहा, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, एक्चुअली करोड़ों लोगों को मारा है, सीधे तौर पे या परोक्ष रूप से। जिसमें से एक जलियांवाला बाग की या किसी और देश में अफ्रीका में छोटे मोटे कांड ज़्यादा फेमस हो गए, उनकी माफ़ी ले लेने से कुछ नहीं होगा। वो भी एक पत्नी माफ़ी मांगती है, पति उसका विरोध करता है, क्योंकि आपने उससे हज़ारों गुना ज़्यादा लोगों को मार दिया और आपने हमेशा के लिए ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करके छोड़ दी हैं, जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, भारत नेपाल का बॉर्डर, भारत बांग्लादेश का बॉर्डर, तो कभी क्लियर ही नहीं हुआ। अफ्रीकन कंट्रीज़ में से बहुत सारे इशूज़ थे, तो कंट्रीज़ ने अपनी समझदारी से बहुत सारा जान माल की हानि भुगतने के बाद अपने ही समझदारी से इशूज़ को अपने स्तर पर सॉल्व कर लिया, जैसे अभी भारत ने बांग्लादेश से किया। जितने भी उसके अंदर बॉर्डर डिस्प्यूट थे, कुछ ज़मीन का एक्सचेंज करके उसको रिजॉल्व कर लिया। मुझे ये समझ नहीं आता, ये बुद्धिजीवी लोग क्या खा के पैदा होते हैं? ये कौन सा इतिहास पढ़ते हैं? क्या इन्होंने कभी हिस्ट्री पढ़ी नहीं है? क्या इन्होंने कभी इनके दादा परदादाओं ने जुल्म देखे थे वो उन्होंने कभी देखे नहीं है, झेले नहीं हैं? किस दुनिया में, किस ख्याली पुलाव में, किस अलिफ लैला की कहानियों में जीते हैं कि जो लोग, तुम कम से कम कोई बात नहीं उठा रहे और बड़ी शान से हर जगह जाके रिप RIP लिख रहे हो, तो करो, लेकिन भाई जो आवाज़ उठा रहे से उठाने दो ना। एक्चुअली जो आवाज़ उठाने वाले हैं उनको भी पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए वो जवाब नहीं दे पाते हैं। आपसे कोहिनूर कर रहे हो, कोहिनूर को भी अगर आप देखोगे ना, भली वो छीन के लिया गया, वो भारत से लूटी गई संपत्ति का बहुत ही एक नगण्य हिस्सा है, नेग्लिजिबल। भारत की आज की जो इकोनॉमी, जो अराउंड 3.5 ट्रिलियन और समथिंग 3-4 ट्रिलियन के अराउंड जो है इकोनॉमी, उससे कम से कम जो ज्ञात, जो वेरीफाइड और ऑफिशियली जो कागजों में और इतिहासकारों ने जो संपत्ति का अनुमान लगाया है, वो भारत की आज की ही इकोनॉमी से कम 20 से 25 गुना ज़्यादा है। अच्छा, मैं किसी अंग्रेज़ के चाटू का इतिहास का या लेफ़्ट वालों की या वो जो होते हैं ना, वो लोग जो उन्हीं का इतिहास पढ़ने में मज़ा आता है कि सिकंदर के साथ जो आया उसका इतिहास पढ़ेंगे। सिकंदर के बारे में जानने के लिए, उसने भारत में कितने जुल्म किए, ये जानने के लिए हम सिकंदर के साथ आए हुए इतिहासकार का इतिहास पढ़ेंगे। इराक से आए हुए लोग, फिर तुर्क से आए हुए लोग, फिर मुग़ल से आए हुए लोग। मुग़ल का इतिहास पढ़ना है तो हम सूफियों की किताब ही पढ़ेंगे, हम भारत के इतिहासकारों को नहीं पढ़ेंगे। वो क्यों? क्योंकि वो
फासिस्ट होते हैं, अंधे होते हैं देशभक्ति में, तो इतिहास में कुछ और लिख देते, वरना अकबर तो महान था, अकबर ने कहाँ जुल्म किए थे। वो तो मतलब मलुकदास जी जैसे संत, कभी पढ़ना मलुकदास जी की कहानियों के बारे में। मलुकदास जी जैसे संत जिन्होंने मुग़लों की 4 पीढ़ियाँ देखी थी और उन्होंने चारों की चारों पीढ़ियों के कान कस दिए थे। पढ़ना कहीं जाकर थोड़ा सर्च करना यूट्यूब इंटरनेट पे मलुकदास जी के। वो तो मैं अभी आपको एक संत का नाम बता रहा हूँ, भारत के ऐसे बहुत सारे नागा साधुओं के युद्ध जो कई बातें खो जाती हैं, और ऐसे लोग जो इन बातों को पढ़ना नहीं चाहते या अपने आर्थिक, अपने शारीरिक या अपने सामाजिक पारिवारिक लाभों के चक्कर में इन बातों को इग्नोर करके तथाकथित लेफ्ट या लिबरल या बुद्धिजीवी आदि प्रकार के मास्क पहन लेते हैं, आदि प्रकार के मुखौटा ओढ़ लेते हैं। इस प्रकार के लोग जो इतिहास को पढ़ना नहीं चाहते, वही लोग ऐसी बातें करते हैं जो आज सुनने को मिल रही हैं। वो एक भारत के लिए महान ये तो हर्ष का विषय होना चाहिए। आपका इतिहास में सबसे बड़े शत्रुओं में से एक, भारत भूमि के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक, ये बहुत ही स्पष्ट तौर पे मैं कह रहा हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है, वो कोई भारत की रानी थी इसको मैं हर हाईनेस की डिमाइस के लिए मैं रोने गाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। हर क्या लिखते हैं वो अंग्रेज, हर हाईनेस और पता नहीं क्या दिस डेली क्या लिखते हैं, बकवास जो कुछ भी, तो ठीक है वो भारत की महारानी नहीं थी। भारत के राजनेताओं, भारत के क्रांतिकारियों, भारत के योद्धाओं, भारत के महापुरुषों का विषय आएगा तब बहुत आगे बढ़ के उनके लिए शांति की दुआ करेंगे, उनके लिए शोक मनाएंगे, उनके लिए गुणगान करेंगे। लेकिन भारत के इतिहास में सबसे बड़े शत्रुओं में से एक, भारत के आधुनिक ज्ञात इतिहास में, पहले तो इससे ही बड़े बड़े आक्रमण होते रहे हैं, पर वो इतिहास तो छोड़ो, लेकिन NCERT के अंदर लिखा हुआ जो इतिहास है, जिसके अनुसार पांडव लगभग 15 साल पहले थे और वो क्या बोलते हैं वो फिर ऋग्वेदिक काल कुछ 2500 साल पहले था। उस NCERT के इतिहास के हिसाब से भी बात करें तो लगभग जो 5000 साल का इतिहास बोलते हैं ना, उसके हिसाब से भी बात करें तो भारत की सबसे बड़ी शत्रुओं में से एक है वो। उसकी मृत्यु कैसे भी हो, अगर आप हर्ष नहीं मना सकते, आप भारत भूमि की, भारत की संस्कृति वाले हैं, बड़े ज्ञानी और सबके अंदर आत्मा के अंदर परमात्मा के दर्शन करने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम शोक तो मत मनाइए। लज्जा से डूब मरना चाहिए आपको, जो एक तो शोक मना रहे हैं उसका, और ऊपर से जो लोग इस तरह के महत्वपूर्ण विषय को उठा रहे हैं, कोहिनूर हो गया, भारत और अन्य देशों के अंदर, अन्य उपमहाद्वीपों के अंदर किए गए भयंकर नरसंहार हो गए, इन चीज़ों को जो उठा रहे हैं, जो लूट मचाई है, जो लूट मचाने के लिए जुल्म किए गए, उनको जो उठा रहे हैं, कम से कम उनका विरोध तो मत करिए। आप पे नहीं बोला जाता तो दूसरों को तो बोलने दीजिए। आपका पौरुष, अगर आपकी शर्म, हया, आपका स्वाभिमान मारा जा चुका है तो कम से कम दूसरों को तो बोलने दीजिए, जिन्होंने वास्तविक इतिहास को पढ़ा हुआ है, उन्हें तो कुछ बोलने दीजिए। उनसे आपको क्या प्रॉब्लम है? आप मत बोलिए, आप बने रहिए लिबरल, आप ठीक है करिए अपनी 9 to 5 की IT जॉब और रहिए बीवी बच्चों में मस्त है यार। लेकिन जिसका विज़न बड़ा है, जिसका विज़न समाज का, जिसका विज़न देश का है, जिसका विज़न विश्व के लिए है, उनको बोलने दीजिए ना। आप क्यों रोकते हैं उन्हें? और आपके रोकने से रुकेंगे नहीं, और आप यदि अति कर देंगे तो वो तो योद्धा है, ठीक है ना, जो ये मुद्दे बार बार उठाते रहते हैं, वो तो है ही है योद्धा। उनको भगवान की कृपा मिली है कि उनके अंदर कुछ ऐसे गुण आए हैं पीढ़ियों से, तो वो तो है ही है योद्धा। तो योद्धा तो होते ही हैं युद्ध में विजय या वीरगति के लिए, उन्हें किसी चीज़ का डर या चिंता नहीं है। परंतु उनसे पहले इस प्रकार से देश से, समाज से, भारत के इतिहास से, भारत की संस्कृति से द्रोह करेंगे और भारत की शत्रु का जो गुणगान करेंगे, भारत के शत्रु के की हानि होने पर जो शोक मनाएंगे, उनका विनाश पहले निश्चित हो जाएगा। ये बात पक्की है, नेचर का लॉ है, किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। कर्म का नियम, कर्म का कानून अपने आप काम करता है, कर्मास लॉ।